हेलो वीवर्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बॉटनी में फर्स्ट सेमेस्टर में जो यूनिट फर्स्ट में टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट इन कॉन्टेस्ट विद द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये यूनिट फर्स्ट के ए पार्ट का टाइटल है और जो कि पूरे यूपी भर में सभी महाविद्यालयों के लिए लागू होता है। और अभी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 11 तारीख को 12 से 1:30 बजे तक बीएससी फर्स्ट ईयर की परीक्षा होने वाली है। इसमें आप लोग को इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, अतः इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपना लिख भी सकते हैं और शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। इसमें वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सामवेद के संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। यजुर्वेद इसमें यज्ञ को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। अथर्ववेद इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा गया। दूसरे दृष्टा इसके आंगिरस ऋषि थे, अतः अथर्ववेद को अर्थांगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में औषधि का प्रयोग और रोग के निवारण आदि का उल्लेख है। उपरोक्त चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद का उपयोग आयुर्वेद है, सामवेद का उपयोग गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का उपयोग धनुर्वेद है, इसमें युद्ध कला का वर्णन है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद एक ऐसा रहस्यमय ज्ञान है जिसे गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत की संख्या 108 है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। वेदांग वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफी सहायक होते हैं। वेदांग की संख्या 6 है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस जी को कहा गया है। थियोफ्रास्टस जी ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें इंक्वायरी इनटू प्लांट्स एंड सेकंड इज ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। इसमें इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में पौधों की बुआई करने की विधि तथा उसके प्रयोग बताए गए हैं। दूसरी पुस्तक में ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट्स, इसमें भौतिक गुणधर्म, स्वाद, खुशबू आदि पौधों की बताई गई है। ऋग्वेद इसमें अन्न उत्पादन, प्रकाश की प्रक्रियाएं और कैसे पौधों में एनर्जी स्टोर रहती है उसके बारे में बताया गया है। साइंस ऑफ मेडिसिन इसमें चरक और सुश्रुत संहिता आती है। कृषि पाराशर जो है पाराशर ऋषि द्वारा लिखित है, इसमें कृषि के संदर्भ में लेख है। एर्बोरी हॉर्टिकल्चर ये उपवन विनोद के संदर्भ में लेख है। पाराशर ऋषि द्वारा वृक्ष आयुर्वेद पुस्तक लिखी गई है। ऋग्वेद और संहिता में सोम पौधे का प्रयोग हुआ है। ये सोम पौधे से ही शायद सोमरस प्राप्त किया जाता है। सोम वृक्ष को वनराज के रूप में भी कहा गया है। ऋग्वेद में पीपल पौधे का महत्व ज्यादा दिया गया है, जिसमें पीतल के बर्तन इत्यादि का प्रयोग उस समय नहीं होता था और पीपल की लकड़ी से ही बर्तन बनाए जाते थे और उनका प्रयोग होता था। वैदिक काल में निम्न पौधे उल्लेखित हैं: सेमल, कैद्रा, सिमसुपा, बिबित्का, शमी, प्लक्स, लक्सु। इसके अलावा पलास, सफेद कमल, नील कमल, सफेद लिली, ककड़ी, जुजुबा, उदम्बरा, खरजुरा, पिलवा, इन सब के बॉटनिकल नेम्स इनके आगे लिखे हुए हैं। संस्कृत के लिटरेचर वेद, उपनिषद और महाकाव्य आते हैं। कालिदास, माघ, भवभूति ने भी बहुत से पौधों की जानकारी दी है। ऋग्वेद में पौधों के पार्ट्स का भी उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में पौधों की पूरी जानकारी दी गई है। अथर्ववेद में पादप बाह्य आकारिकी का वर्णन है। पौधों को विकास के आधार पर 8 प्रकार से बांटा गया है, जो कि निम्नलिखित है। विशाखा
ऐसे पौधे जिनकी शाखाएं फैली रहती हैं। मंजरी, पत्तियों का समूह। स्तंभनी, झाड़ी वाले पौधे। प्रस्तावनाती, चारों तरफ फैले हुए एक संग एक तने वाले पौधे। प्रतानवती, रेंगने वाले पौधे। अंशुमती, कई शाखाओं वाले पौधे। कंदनी, संधि गांठ वाले पौधे जैसे बांस का। तैत्तिरीय संहिता वैशेयनी संहिता के अनुसार मूल जड़ के लिए प्रयोग किया गया, तूल शाखा के लिए, कंद स्तंभ के लिए, वल्स टहनी के लिए, पुष्प फूल के लिए, फल फल के लिए ही, स्कंद पौधे की ऊपरी पत्तियां और पत्ती के लिए पर्ण कहा गया। विभिन्न प्रकार के पौधे, विशाखा शब्द यूज किया गया है, झाड़ियां जिसकी शाखाएं फैली हों। सासा, हर्ब, अंशुमली, ऊपर से गोलाकार पौधे। वृतानी, चढ़ने वाले पौधे। स्तंभनी, झाड़ीदार पौधे। वृतावली, रेंगने वाले पौधे। पाराशर द्वारा लिखित वृक्ष आयुर्वेद में पादप आकारिकी का वर्णन किया गया है। इसमें वृक्षंग पौधों के कंपोनेंट्स के बारे में उल्लेख है। पत्र पत्ती के लिए, पुष्प फूल के लिए, फल फल के लिए, मूल जड़ के लिए, त्याग छाल के लिए, कंद तना, सारा मध्यकाश स्वरस सैप के लिए, निर्यस पत्तियों से निकला रस, कंटक कांटे के लिए, बीज प्रोरोह तने के लिए प्रयोग किया गया है। जड़ों को भी वृद्धि एवं संरचना के आधार पर बांटा गया है। शाखा शिफा, जड़ शाखाओं से उत्पन्न हुई हो। कृष्णमूली, काली जड़। श्वेतमूल, सफेद जड़। बहुमूली, बहुसी जड़। त्रिपदी, ऐसे पौधे जिनकी 3 जड़ हो। अष्टपदी, जिनकी 8 जड़ें हो। स्थूल मूल, मोटी जड़। जटामूल, गुच्छेदार जड़। पौधों की उनकी बाह्य आकारिकी के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। इसमें बुनावट, लोमस, वरना रोम युक्त तना, मृदु पत्र, मुलायम पत्ती, कोमल पत्र, कोमल पत्ती, स्निग्ध पत्र, चिकनी पत्ती, आकार, दीर्घ पत्र, लंबी पत्ती के लिए, मंडल पत्र, गोल पत्ती के लिए, विशाल पत्र, चौड़ी पत्ती के लिए, रंग, श्वेत पत्र, सफेद पत्ती के लिए, रक्त पत्र, लाल पत्ती के लिए, नीलपर्ण, नीली पत्ती के लिए, स्वर्ण वर्ण, सुनहरी पत्ती के लिए, धूम्रपर्ण, धुआं रंग जैसी वाली पत्ती के लिए। इसके अलावा स्वाद के लिए, स्वाद पत्ती, मीठी पत्ती के लिए, अम्ल पत्र, खट्टी पत्ती, कटु पत्र, कांटा युक्त पत्ती, तीक्ष्ण पत्र, तीखी पत्ती, सतह, रोमस पत्री, रोए युक्त, रंध्र पत्री, छेद युक्त पत्ती, वल्क पत्री, छाल युक्त पत्री, एक पत्रिका, एक पत्रक, द्विपत्रिका, 2 पत्रक, त्रिपत्रिका, 3 पत्रक, चतुर्पत्रिका, 4 पत्रक, पंचपत्रिका, 5 पत्रक, सप्तपर्णी, 7 पत्रक, बहुपत्रिका, बहुत सारे पत्रक यानी कि बहुत सारी पत्तियों वाले के लिए। प्रसव बंधन मात्र पौधों से कैसे जुड़ाव होता है। जिस प्रकार से बच्चे का अपनी माँ के नाल से जुड़ाव होता है, उसी तरीके से प्रसव बंधन शब्द का प्रयोग किया गया है मात्र पौधों से, पौधों की कली या पुष्प का जुड़ाव के लिए। पेडिसिल शब्द प्रयोग किया गया है इसके लिए। जलाका कैलिक्स के लिए, पुष्पदल कोरोला के लिए, केसर एंड्रोसियम के लिए, पराग पॉलन के लिए, वर्तिका पिस्टिल के लिए, मंजरी रेसिमोज पुष्पक्रम, स्तवक साइमोज, श्रीहस्तनी हेलिकोटसाइम, छत्र अम्बल इन्फ्लोरेसेंस के लिए। बुद्धिस्ट धर्मांतर में न्याय बिंदु टिका में पौधों के सोने के यानी कि रात्रि समय के बारे में भी बताया गया है, जिसमें पौधे रात में सो जाते हैं अर्थात उनकी पत्तियां मुड़ जाती हैं। शंकर मिश्र के उपस्कर में प्राकृतिक रूप से घाव भर जाता है पौधों के अंग का बढ़ने से। महाभारत के शांति पर्व में पादप कारिकी की व्यवस्था की गई है, जिसमें पौधों के सुनना, देखना, खुशबू इत्यादि का वर्णन किया गया। बुद्धिस्ट टेस्ट में विनय में ब्लाइट और मिल्डू रोग के बारे में बताया गया है। सुकर्ण नीति में अनाज के आग, कीड़े, बर्फ आदि से होने वाले खतरों के बारे में बताया गया है। दर्शन मुकाय गुण रत्न में पौधों के रोग, फूल, पत्ती और छाल के हटने और रोग के संक्रमण तथा उसकी रोकथाम
को बताया गया है। बराहमीर ने पौधों के रोगों का कारण लो टेम्परेचर, सूखा और ताप को बताया है। ऐसी पत्तियों की पहचान पत्तियों का पीलापन, कली का विकसित होना, शाखाओं का सूखना और सैप का निकलना, रोग के निवारण के लिए घी का पेस्ट तथा एम्ब्लिका राइप्स जिसे फॉल्स ब्लैक पेपर कहते हैं और मिट्टी मिलाकर इन्फेक्टेड एरिया में लगाते हैं। इसके ऊपर पतले दूध की बौछार का छिड़काव कर दिया जाता है। इसके अलावा वेदांगा, चावल, मछली और मांस के मिश्रण का वर्णन भी अग्नि पुराण में किया गया है। अग्नि पुराण और बृहत संहिता अगर वृक्ष पर फूल एवं फल नहीं आते तब कुलाथा का काढ़ा, मासा, मुदगा तिल और यव को दूध में मिलाकर और ठंडा करके पौधों पर छिड़कने पर फल एवं फूल आने लगते थे। कुछ पौधों में फल एवं फूल को दूध में मिश्रण मिलाकर छिड़कने पर आते थे। उनका सामान्य नाम तथा वानस्पतिक नाम नीचे उल्लेख है। कुलाथा, मासा, मुदगा, तिला, यवा। मनु के अनुसार पौधों में भी खुशी और दर्द सहने की क्षमता होती है, लेकिन ये उनमें छुपा रहता है। सीड को बीज कहा जाता है। ये बीज कोश के रूप में होता है। एंडोस्पर्म को शस्या कहते हैं। कॉटिलेडॉन को बीजपत्र। मोनोकॉटिलेडॉन को एक बीजपत्रक कहा गया है। एक मात्रक बीज भी। डाइकॉटिलेडॉन को द्विबीजपत्र कहते हैं या द्विमात्रक बीज। पाराशर ने बीज को बीज मात्रक कहा है। बीज के अंकुरण को अंकुरोद्भिद कहा, जिसका अर्थ है कि बीज से अंकुरण होकर पौधा का जीवन शुरू होता है। सुश्रुत ने बताया कि बीज को अंकुरित होने के लिए सही मौसम होना चाहिए, अच्छी मिट्टी, उचित मात्रा में पानी, उत्तम बीज होना चाहिए। वर्षा ऋतु में बरगद के बीज में वात गुणकारी होता है तथा पीपल, नीम, ओस और हवा में अंकुरित होते हैं। ऋषि पाराशर ने वृक्षायुर्वेद में अंकुरण की प्रक्रिया का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि बीजों के अंकुरण के समय बीज पत्र से पोषण मिलता है और जब तक जड़ परिपक्व नहीं हो जाती तब तक बीज पत्र लगा रहता है। जब नवजात पौधा मिट्टी से भोजन प्राप्त करने लगता है तब बीज पत्र सूख जाता है। आनुवंशिकी लिंग तथा पादप प्रजनन, फल, बीज, जड़, कटिंग, ग्राफ्टिंग प्राचीन शास्त्रों में भी बताया गया है। बुद्ध घोष ने सुमंगला विलासिनी, मूल बीज, रूट सीड को कहा है, खंड बीज, कटिंग को, फॉलो बीज, ज्वाइंट्स को, अग्र बीज, बडिंग, बीज केवल सीड को कहा है। बीज द्वारा प्रोपोगेशन बीज या बीजरुहा कहलाता है। बल्बस रूट को कंद बीज क्रमशः अथर्ववेद और अर्थशास्त्र में वर्णित है। अर्थशास्त्र, बृहत संहिता और सुमंगला विलासिनी कटिंग, जिसे स्कंद बीज कहा गया है, द्वारा गन्ना, कटहल, जामुन, अनार, अंगूर, नींबू, पीपल, बरगद और पाकड़ के पौधे लगाए जा सकते हैं। हरिता और चरक संहिता में पौधों की लैंगिकता का वर्णन किया गया है। कुटज पौधों को नर और मादा अलग अलग बताया गया है। नर में सफेद पुष्प होते हैं, लंबे फल होते हैं, जबकि मादा के पीछे फूल, छोटे फल होते हैं और छोटी डंडी होती है। रजनी घंटू में नर और मादा अंग केतकी के बताए गए हैं। सीता केतकी नर पौधे को तथा स्वर्ण केतकी मादा पौधों को कहा गया है। आनुवंशिकी के संबंध में चरक और सुश्रुत ने बताया है कि फर्टिलाइज्ड ओवम में पौधों के सभी भाग छोटे रूप में होते हैं। उदाहरण, बांस का संपूर्ण पौधा बीज के रूप में छोटा रहता है। पौधों का वर्गीकरण की विधि में पौधों को आपस में संगठन के आधार पर भी बौद्ध धर्म, जिसमें फाइकस रेलिजियोसा, अशोक और शिवशेखर यानी कि धतूरा आता है। विशेष गुणधर्म के आधार पे, जैसे कि औषधि और घरेलू उपयोग के आधार पे, इसमें ददुर्गुआ, अरगुआ, कस्थसिनी, दंथरावना, कपास, लखना आदि आते हैं। बाह्य आकार की, जिसमें कि पत्ती का आकार, लीफलेट
और कंपाउंड लीव्स, फ्लावर, शेप और उनके रंग के आधार पर बांटा गया है, जिसमें किस्सापन्नी, अश्वपुरका, पेनिकुला, त्रिपत्रा, वक्त्रपुष्पा और शतमूली आता है। घरेलू और पर्यावरण के लिए उपयोगी, जिसमें आपका जिजिपस है, मगाधी है, वैदेही है, कमल और मरुव का आता है। कुछ विशेषताओं के आधार पर भी पौधों को बांटा गया है, जैसे वक्र पुष्प, ब्रेनासी, सेस्बेनिया, कांटे युक्त फल, घंट पुष्प, ऐसे फूल जिसमें दलपुंज घंटे के समान हो, महामोही, धतूरा एल्बा। एस सुंदरराजन ने बताया कि प्राचीन काल में पौधों को उनकी प्रकृति और गुण के आधार पर नामांकन किया गया है। पौधों का वर्गीकरण उनके उद्भव, औषधि और भोज्य पदार्थ के आधार पर किया गया। ऋग्वेद में पौधों को 3 भागों में बांटा गया: वृक्ष, औषधि और रेंगने वाले पौधे। पौधों को पुनः विशाखा, सासा, वृत्ति, प्रतनवती, अलासला, तृण, पुष्पावती, फलवती, करिश, करीरा आदि भागों में बांटा गया है। बाह्य आकार के एवं गुणधर्म के आधार पर पौधों को अथर्ववेद में वर्गीकृत किया गया है: प्रस्थानवती, स्तंभनीति, अमुष्मती, कंदिनी, विशाखा, जिवला, नागरिशा, मधुमती। प्राचीन वैज्ञानिक मनु चरक उद्यान पौधों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया है। मनु ने पौधों को 8 भागों में बांटा है: औषधि, वनस्पति, वृक्ष, गुच्छा, गुल्म, तृण, प्रतान, वालती। चरक एवं सुश्रुत संहिता में पौधों को 4 वर्गों में बांटा गया है: वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध, औषधि। सुश्रुत ने विरुद्ध को प्रतान, वल और गुलमिनिया 2 भागों में बांटा है, जबकि चरक ने विरुद्ध को लता और गुल्मा और औषधि में विभाजित किया है, जो एक वर्षीय या बहुवर्षीय फल के साथ होते हैं, और घास जिसमें फल नहीं होते। चरक ने पौधों को 50 समूहों में उनकी कार्यकी और रोग दूर करने के आधार पर वर्गीकृत किया है तथा भोज्य पदार्थ के आधार पर 7 समूहों में बांटा है: सुख धन्या, जिसमें अनाज आते, शमी धन्या, दाल, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग में सब्जी आती, अयोगी वर्ग में तेल, इच्छु वर्ग में गन्ना आता है। वैशिकस ने 7 समूहों में वर्गीकृत किया है पौधों को: वृक्ष, तृण, औषधि, गुल्म, लता, अवतान और वनस्पति। उद्यान किरणवली ने बताया, वृक्ष वह हैं जो मोटा तना, शाखा, पुष्प एवं फल रखते हैं। तृण छोटे पौधे हैं, घास के समान। औषधि वह हैं जो फल गिरने के बाद पौधे समाप्त हो जाते। गुल्म पौधों की तरह होते हैं। लता तरोई आदि की तरह होती है। अवतान केतकी की तरह पौधे होते हैं। वनस्पति वृक्ष होते हैं जिसमें बिना फूल के फल आते हैं। एस सुंदरराजन अमरकोश में वनौषधि वर्ग में पौधों को 3 श्रेणी में बांटा है, जिसमें मशरूम, परजीवी, अधिपादप आदि आते हैं। पाराशर ने वृक्ष आयुर्वेद में पौधों का वर्गीकरण किया है, जिसमें द्विमात्रक और एकमात्रक, डाइकोटिलिडॉन और मोनोकोटिलिडॉन के लिए प्रयोग किया है। 2 प्रकार के पौधों को निम्न समूहों में बांटा है, जिसमें शमीगण लेगुमिनेसी कुल में रखा है। पपलीगलिनीय रूटेसी फैमिली आती है। स्वास्तिगनिया क्रूसीफेरी, त्रिपुष्पगनिया कुकुरबिटेसी, मलिकानिया ओपोसाइनेसी। पाराशर ने आयुर्वेद के कुछ टर्म प्रयोग किए हैं, जो कि वृक्ष आयुर्वेद नामक पुस्तक में लिखी है। इसमें
द्विमात्रक डाइकोटिलेडॉन के लिए, एक मात्रक मोनोकोटिलेडॉन के लिए। हाइपोगाइनस फ्लावर जिसमें 5 बाह्यदल पुष्पक्रांत बीजधर कहा। सुपीरियर ओवरी वाले फल को पुष्पक्रांत फल, सुपीरियर ओवरी को टुंडमंडल, एपिगाइनस प्लांट को कुंभमंडल, 3 पॉइंटेड स्टिग्मा को त्रिशीर्षव्रत कहा। ट्राइलाकुलर ओवरी को त्रिवृत्तक कहा। एपिपेटलस को अयुक्त केसर तथा ऐसे बीज जिनमें लंबे हेयर्स पाए जाते हैं उन्हें तुलपुच्छ समन्विता कहा। कुरुक पुष्प गणिया कंपोजिटी फैमिली के लिए कहा गया, जिसमें इंफीरियर ओवरी होती है तथा फूल ब्रशी हेड के रूप में होते हैं। ऋग्वेद में दारू को जिसे वुड कहा जाता है, बाह्य कोमल भाग होता है वृक्ष का। तैत्तिरीय संहिता में बार्क के बाह्य भाग को वल्क तथा भीतरी भाग को वक्कल कहा गया। बृहदारण्यक उपनिषद में त्वाक पेड़ की स्किन या बार्क को कहा। मम्मा कोमल ऊतक, अस्थि वुड या जाइलम, मज्जा पित्त और स्नायु जाइलम और स्क्लेरेन्काइमा फाइबर को कहा गया। इस प्रकार 5 भाग बताए गए। चरक संहिता में विभाग गविदा में एनिमल और प्लांट का वर्गीकरण किया गया है। सुश्रुत संहिता में पौधों द्वारा इलाज तथा पौधों का आकार, वर्गीकरण इत्यादि का उल्लेख है। इस प्रकार से आपके कुछ भाग कंप्लीट होते हैं। दूसरा पार्ट जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट इन कॉन्टेस्ट विद द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में है। इसे हम संक्षेप में बताते हैं। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी प्रोफेसर SR कश्यप थे। इन्होंने 2 बुक लिखी, लिवर वर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज एंड पंजाब प्लेन्स, ये पार्ट 1 है। दूसरी बुक उन्होंने लिवर वर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज एंड पंजाब प्लेन्स बाय कश्यप एंड ये चोपड़ा जी के साथ लिखी। इन्होंने थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन इन लिवर वर्ड्स पर भी काम किया है। दूसरे हमारे वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बोस। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पर्यावरण के प्रभाव को पौधों पर क्या क्या असर पड़ता है बताया था तथा बाह्य संवेदन जो पौधों पर पड़ते हैं उनके बारे में भी अध्ययन किया। इसके लिए इन्होंने क्रिस्कोग्राफ बनाया था। इसके उर्वरक, रोशनी तथा वायरलेस आदि के बारे में बात की। इस प्रकार से कुछ और वैज्ञानिकों का मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा तथा किसी प्रकार की आपको कोई भी जानकारी